नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है बड़ी बहस का और बड़ी बहस में आज हम जिंद का घेवर नहीं बल्कि तेवर की बात करेंगे, क्योंकि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर चल पड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। यह ट्रेन जिंद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी और इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी और आग और धुएं का पता लगाने वाले कई सुरक्षा सिस्टम भी बाकायदा लगाए गए। चूंकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन चुका है। इस उपलब्धि के साथ आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखा दी है और क्या कुछ उपलब्धि हासिल की है हरियाणा जिंद ने, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेहमानों से आपका परिचय करवाएं उससे पहले एक छोटा सा आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है और कोई धुआं नहीं होता। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित की है। इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत किया गया। इस दिन को ऐतिहासिक बताया गया। भारत ने एक ऐसी तकनीक हासिल कर ली है जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगी। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारत के नेतृत्व ने देश के भीतर ही पूरी हाइड्रोजन तकनीक विकसित करने का बड़ा संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने का दिन है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनों की पूरी तकनीक उपलब्ध है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। वहीं इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की सामूहिक चेतना का उत्सव है। प्रधानमंत्री न केवल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, बल्कि जींद की इस पवित्र भूमि से विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल कैलेंडर की एक तारीख के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पल के रूप में याद रखेंगी, जब जींद की मिट्टी से विकास के संकल्पों ने नई उड़ान भरी। आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा प्रदेश की जनता को संबोधित किया। कहा कि इस पवित्र भूमि पर आकर उनका मन खुशी से भर गया है। जींद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की एक मिसाल बन रहा है। पिछले कुछ सालों में पूरा हरियाणा विकास के नए रास्ते पर चल पड़ा है। हरियाणा के लिए जींद का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। देश को यहीं से अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात होगी तो जींद, सोनीपत और हरियाणा का नाम जरूर आएगा। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में इस बड़े कदम के लिए पूरे देश की ओर से सभी को बधाई भी दी।
जिंद की इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं है। यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अन्य परियोजनाएं भी हरियाणा को मिली हैं। इसमें रेलवे, हाईवे की अनेक परियोजनाएं और विरासत से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित हैं। इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त बनेगी। इन सभी परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी ने हरियाणा के सभी भाई बहनों को बधाई दी। टोटल न्यूज के लिए डॉक्टर महेश कुमार और गुलशन चावला की रिपोर्ट। तो बिना देर किए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर महेश एसोसिएट एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा। वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र कथुरिया जी आपसे करेंगे। एक वक्त था जब कोयले से ट्रेन चलती थी, उसके बाद समय बदला, धीरे धीरे मांग बदली, जरूरत बदला, तो उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक पे आ गए और उसके बाद अब एक वक्त ऐसा भी आया जब हमने एक सपना जिसे माना जाता था वो भी साकार हुआ, यानी हमने हाइड्रोजन से भी ट्रेन चला दिया। तो क्या देवेंद्र जी कहा जा सकता है कि हो गया है स्वप्न स्वीकार? क्या ये मान लूं, क्या ये मान लिया जाए या फिर अभी कुछ गुंजाइश बाकी है? लेकिन शिवम, सवाल आप मेरे से कर रहे हैं। हाँ जी शिवम, देखिए, हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है प्रधानमंत्री का आना। और हालांकि पहले कई दफा आए, लेकिन इस बार कुछ अलग सौगातों के साथ आए हैं। हाइड्रोजन ट्रेन भारत में चली है, उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया है। भारत उन 5 देशों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है। तो एक बड़े शुभ संकेत है। देखिए, हमारा डीजल, पेट्रोल, फ्यूल ऑयल पर बहुत सारी विदेशी ऊर्जा खर्च होती है, तो उसका वैकल्पिक एक तरह से फ्यूल है ये। हाइड्रोजन से गैस चलाई जाए ताकि डीजल, पेट्रोल पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर निर्भरता कम हो। तो एक बड़ी ही अच्छी शुरुआत हुई है। और हरियाणा से, जो दिल्ली से सटा हुआ है, और आपको शिवम ये भी बता दूं, जींद की धरती जो है, जींद सीमावर्ती जिला है हरियाणा का, पंजाब से सटा हुआ है। जींद के उधर, जींद के इस तरफ तो रोहतक है, बाकी जिले हैं, लेकिन जींद के उस तरफ पूर्वी दिशा में देखें तो पंजाब है। ये सीमावर्ती जिला है हरियाणा का, पंजाब से सटा हुआ। उस धरती से उन्होंने हरियाणा के विकास की जो सौगातें तो दी हैं। हाइड्रोजन ट्रेन है, कुरुक्षेत्र में एक एलिवेटेड रेल कॉरिडोर है, और कई विकास योजनाओं का, परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। जैसे कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की बात है। तो कई बड़ी सौगातें दे गए। करीब 15,000 करोड़ की आज जो हरियाणा को मिली है, या तो उद्घाटन हुआ या शिलान्यास। लेकिन आप देखिए, टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जींद की धरती जो राजनीतिक अखाड़ा, राजनीतिक मैदान के तौर पर जानी जाती है, जहां से राजनीतिक रैलियां शुरू होती हैं या सरकार बनने के बाद रैली होती है, इस तरह का इतिहास रहा है। तो जींद बिल्कुल पटियाला से संगरूर, पातड़ा, संगरूर, ये जो बेल्ट है उससे सटा हुआ है। तो जींद की धरती से उन्होंने जो संबोधन दिया है, जो कहा है, उनके राजनीतिक मतलब समझे जाए तो उन्होंने पंजाब पर भी निशाना साधा है। पंजाब जाकर अभी जो प्रधानमंत्री बाद में गए, वहां ये कहा है कि कट्टर बेईमानों की सरकार है। कट्टर शब्द राजनीति में मेरे को ध्यान है, अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी सफाई दी, दलीलें दी, शराब घोटाला था और थे, तो अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार शब्द। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार सबकी ओपनिंग हो जाए। निशाना छोड़ते हुए कट्टर बेईमानों की, कट्टर भ्रष्टाचारियों की सरकार बताया है। ऐसे थाने जहां असामाजिक है तो बम उछालते हैं। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेंद्र, एक तरह से
हाँ। पंजाब में तो हमला किया ये आम आदमी पार्टी की सरकार पर, लेकिन जींद की धरती से भी विपक्षियों को उन्होंने निशाने पर लिया है। कुल मिला के हरियाणा की राजनीति में राजनीतिक बड़ा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरी आवाज शायद देवेंद्र के पास नहीं जा रही है। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर महेश, ये जो कहा जा रहा है कि भाई घेवर से लेकर तेवर तक बदल गया, पांचवें देश बन गए जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन चला दी, सब कुछ हो गया, वही जो मैंने शुरुआत में कहा कि हो गया है स्वप्न स्वीकार, क्या ये मान लिया जाए कि जो सपना था कल तक वो पूरा हो चुका है, साकार हो चुका है, या फिर इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल देखा जाए? क्योंकि एक सवाल जो बार बार इस पूरे इनॉग्रेशन के बाद या उद्घाटन के बाद खड़ा हो रहा है वो ये कि भाई अगर मोस्ट ऑफ द ट्रेनें अगर इलेक्ट्रिफिकेशन से चल रही हैं या इलेक्ट्रीफाइड हो गया है तो फिर इसकी जरूरत क्या थी? देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रेनों से आगे बढ़कर अगर हाइड्रोजन तकनीक ये अगर देश में विकसित हो जाती है तो एक नए विकल्प के तौर पर जो संभावना है वो यहाँ पर खड़ी होती है। और ऐसा नहीं है कि पूरे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन तमाम जो ट्रैफिक रूट्स है उसका पूरी तरह खत्म हो चुका हो, लेकिन अगर नई तकनीक विकसित होती है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी अगर देश के भीतर विकसित हो जाती है तो ऊर्जा को लेकर जो संभावनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक विस्तृत दायरा यहाँ पर कायम किया जा सकता है। इस तरह की एनर्जी को किस तरीके से ट्रेन्स में इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इसके दूसरे यूटिलिटी पर्पस क्या हो सकते हैं, तमाम उन एवेन्यूज को खोलने की कोशिश, उन नए आयामों को जानने की कोशिश फिर की जाएगी। अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत में अगर इसको सक्सेस अगर मिलती है, किसी तरह की अगर परेशानी सामने नहीं आती है तो फिर इस तक को और ज्यादा विस्तार मिलेगा। दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी फिर हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी तक फॉसिल फ्यूल से शुरुआत की गई थी, कोयले से शुरुआत की गई थी, स्टीम इंजन चलाया जाता था, उसके बाद डीजल इंजन, उसके बाद अब इलेक्ट्रिक इंजन की बात कही जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक के बाद अब हाइड्रोजन बताया जा रहा है कि ये ऊर्जा का नया विकल्प तैयार किया जा रहा है। और अब तक तो लोगों ने सुना था, मैं जींद में महिलाओं से बात कर रहा था तो उन्होंने सातुर से बात कही कि ये सपने के साकार होने के जैसा है। सपना क्यों? सपना इसलिए कि लोगों ने सुना था धार्मिक आस्थाओं के साथ कि कुछ संत ऐसे हुआ करते थे कि जो पानी से दिए जला दिया करते थे। लोगों को हैरानी होती कि पानी से कभी दिए जल सकते हैं। अब लोगों ने कहा कि देखिए वो जींद में सपना साकार हुआ है, पानी से ट्रेनें चल रही हैं, पानी से हाइड्रोजन बनाई जा रही है और हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ट्रेन देखिए दौड़ रही है, 2648 लोगों को साथ लेकर, 10 डब्बों को साथ लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ ये विकसित भारत की आत्मनिर्भर भारत की ट्रेन है और ये सपना साकार हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि जिन लोगों ने ये सपना अपनी आंखों से साकार होते हुए देखा है उन लोगों ने हैरानी जाहिर की है कि क्या वाकई, सुनने में लगता था कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो इस पर यकीन किया कि हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। और जींद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये उद्घाटन किया, ये साक्षात दर्शन था उस नई तकनीक का, उस विकसित भारत का जो अब तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है। ठीक है डॉक्टर महेश, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, सवाल अब ये कि भाई घेवर से लेकर, घेवर ही फेमस था, अब तेवर भी बदल गया है। जिन से लेकर सोनीपत की जो यात्रा है वो अब भाई इतिहास हो चुका है, 5वें देश बड़े बन गए, आप सब कुछ हो गया। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना है या फिर एक तरीके से कहें कि एक सपना था जो साकार हुआ, इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप देख रहे हैं या फिर ये कह सकते हैं भाई ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उपलब्धि को बुनाना भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन दिल्ली से भी कर सकते थे, कहीं और से रिमोट बटन दबाकर भी कर सकते थे, लेकिन जींद में आकर करना, जींद काफी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दृष्टि से भी कभी इतना ज्यादा उपजाऊ रहा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी इस उपलब्धि को अपने पक्ष में अपनी सरकार की लोकप्रियता को भी बुनाएगी और अपनी पार्टी को भी मजबूत करेगी। और इस तरह देखिए, पहले क्या कार्यक्रम होते थे तो प्रधानमंत्री जी की सभा में सभी मंत्री विधायक उपस्थित रहते थे, तो इस बार जिला स्तर पर ये कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था की गई, विधायकों और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई और ताकि वहां भी भीड़ जुटे, सिर्फ जींद तक की भीड़ ना जुटे, जिला मुख्यालयों पर भी लोग आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को देखें। मतलब जनता से जुड़ाव का भारतीय जनता पार्टी ने ये अभिनव प्रयोग किया है
तो मुख्य रैली स्थल के अलावा हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित करके वहां पर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। और एक बात और, हालांकि देखिए पंजाब में तो जो विपक्षी नेता है, जो विपक्षी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी बुलाया गया। अगर हरियाणा में भी बुलाया जाता तो और ज्यादा अच्छा होता। हरियाणा में ऐसा नहीं किया गया। वहां पंजाब में मनीष तिवारी भी उपस्थित रहे। तो इससे वहां की पंजाब की राजनीति में क्या कुछ पक रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, इस बात का भी संकेत मिलता है। हरियाणा का जहां तक संबंध है, हरियाणा के अंदर अभी कोई निकट भविष्य में चुनाव है नहीं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें और मजबूत करने जा रही है। तो इसलिए ये सरकार ने इस कथुरिया जी, सवाल यह है कि जब हम बात करते हैं कि एक सपने के साकार होने की या फिर घेवर से लेकर तेवर तक सब कुछ बदलने की, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब हम पायलट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चूंकि हाइड्रोजन ट्रेन ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, प्रदूषण मतलब न के बराबर होगा, तो फिर सब कुछ तो ठीक है। लेकिन सवाल यह कि जब इसे एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो चलो ठीक लग रहा है, लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि इसे हम देश भर में फैलाएंगे, तो क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ईंधन, वो पर्याप्त बजट, वो ईंधन की आपूर्ति, उन सब के लिए हम तैयार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये नया सपना देखा जा रहा है कि चलो भैया ट्रेलर हो गया, अब देखेंगे पिक्चर कितनी बड़ी हो सकती है। क्या इसे सिर्फ ऐसे देखा जाए, या फिर आप किसी और तरीके से इसको देख रहे हैं कि नहीं भाई एक सपना था, एक अचीवमेंट थी जिसे हमने अचीव किया, इसके लिए ताली बजानी चाहिए? देवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप एक लाइन में सवाल दोहरा दें शिवम, एक लाइन में। हाँ देवेंद्र, सवाल यही है कि जब आज हम जैसे ये ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ तो उसके बाद ये कहा गया, भाई अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेल मंत्री ने कहा कि हम इसे मतलब पूरे भारत में ले जाएंगे इस प्रोजेक्ट को, या फिर एक तरीके से कहें कि यही हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी, पर्यावरण मुक्त होगा, इको फ्रेंडली होगा, सब कुछ होगा। लेकिन फिलहाल जिंद से सोनीपत तक के लिए तो चलिए ठीक है भाई, तैयारी हो गई, पहला अचीवमेंट था जिसे हमने अचीव कर लिया। क्या जब इसे देशव्यापी हम बात कर रहे हैं, जब हम कोने कोने तक ले जाने की बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल लग रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल उतना मजबूत है, ईंधन की आपूर्ति उतनी मजबूत है कि हम ये सपना देशव्यापी तौर पर, या फिर एक इमेज जो हम बना रहे हैं वो इतनी बड़ी इमेज बना सके कि देश के कोने कोने तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाए? देखिए शिवम, ये जो प्रधानमंत्री का आज दौरा है, इसको हम एक तीर से कई निशाने साधने वाली, मतलब मल्टीपर्पज विजिट प्रधानमंत्री की कह सकते हैं। एक तो इस लिहाज से कि हाइड्रोजन ट्रेन जो चली है, भारत दुनिया के मुल्कों में 5वां देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, और अपार संभावनाएं। देखिए एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है? भारतीय रेल का है एशिया में, चूंकि आबादी बहुत है और रेल नेटवर्क हमारा बहुत पुराना एक यातायात का साधन रहा है रेल नेटवर्क। अब हाइड्रोजन ट्रेन को विकास करना, इस तरीके से चलाना, पूरी दुनिया में 5वें देश का रुतबा हासिल करना हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने की बात, एक तो ये भारत सरकार की उपलब्धि मानी जाएगी, जो रिसर्च है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से विकसित हो रही है। दूसरा फायदा ये कि हरियाणा से शुरुआत हुई है, जो प्रधानमंत्री का अपना मन पसंद या पसंदीदा या जहां उनसे लगाव रहा है उस राज्य को तोहफा मिला है, और देश की राजधानी दिल्ली से भी नजदीक है। तीसरा, सियासी तौर पर उन्होंने जो संदेश दिया है, क्योंकि पंजाब के अब चुनाव है, आपको याद दिला दूं शिवम, प्रधानमंत्री जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने 2024 में अक्टूबर में, उसके बाद हरियाणा में 5 महीने बाद चुनाव हुए, हरियाणा में सरकार बनी, फिर महाराष्ट्र में बनी, फिर दिल्ली में बनी, और फिर बिहार में बनी, फिर बंगाल में बनी। दिल्ली में जब सरकार बनी थी तो एक नेता का बयान आया था कि अब हमारा हेलीकॉप्टर पंजाब के लिए उड़ेगा, दिल्ली से पंजाब के लिए हेलीकॉप्टर उड़ेगा बीजेपी का, लेकिन वो हरियाणा से होता हुआ जाएगा। आज हूबहू वही कुछ हुआ। प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा, पंजाब चुनाव है, देखिए ज्यादा दिन नहीं है, 8-9 महीने रह गए हैं। जो हेलीकॉप्टर पंजाब के लिए पंजाब में उतरना है बीजेपी का, उसको हरियाणा से होते हुए ले जाना था। ये बात कही भी गई थी और आज प्रधानमंत्री ने वो कर भी दिखाई। दिल्ली से उनका चौपर उड़ा, हरियाणा में जींद में रुका, और उसके बाद चंडीगढ़ चले गए, जो प्रदेश हरियाणा की पंजाब की राजधानी है, और फिर जालंधर का दौरा। तो उस हेलीकॉप्टर को, दिल्ली से उड़ने वाले बीजेपी को हेलीकॉप्टर को सीधा पंजाब ले जाना है तो वाया हरियाणा ले जाना है। यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री का आज हरियाणा दौरा रहा,
और हरियाणा को साधते हुए वो पंजाब के लिए हुंकार भर रहे हैं। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर महेश, सवाल ये कि आज चूंकि मैं पॉलिटिकल मुद्दे को नहीं छूना चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि ये जो अचीवमेंट है इस पर ही बात किया जाए, लेकिन अब चूंकि देवेंद्र ने जिक्र कर दिया है तो क्या ये माना जाए कि भाई ये जो इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, या फिर 1400-1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 1000 करोड़ का ये जो सब कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, इसे आने वाले समय में चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए, या फिर ये मान लिया जाए भाई कि इस देश में तो हर साल हर छठे महीने कहीं ना कहीं चुनाव तो रहता ही है, प्रधानमंत्री का एक रूटीन का हिस्सा है, प्रधानमंत्री के अचीवमेंट का एक हिस्सा है, प्रधानमंत्री का एक सपना था जो साकार हुआ, इसे इस तरीके से देखा जाना चाहिए? शिवम, आपके दो सवालों के जवाब एक साथ देने की कोशिश करूंगा। एक सवाल वो जो आप भविष्य की संभावनाओं पर बार बार जिक्र कर रहे थे, अलग अलग तरीके से उसे जानने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा सवाल ये कि क्या इसे सियासी रंग में देखा जा सकता है। तो यकीनन इसे सियासी रंग में देखा जा सकता है। वजह क्या है कि हरियाणा की जाटलैंड, और जाटलैंड की जब भी बात आती है भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूलने लगती है। फिर चाहे वो जींद की बात हो, फिर चाहे वो पुराने रोहतक जिले की बात हो, सोनीपत की बात हो, या फिर रोहतक जिले की बात हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। तमाम नेता घबराने लगते हैं जब रोहतक की बात आती है, सोनीपत की आती है, या फिर जाटलैंड जींद की बात आती है। जाटलैंड की धरती और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, वो यकीनन सपना जो है सच होता हुआ अगर लोगों को नजर आएगा तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें इजाफा जरूर देखने को मिलेगा। और आज भी काफी सकारात्मक ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और यकीनन अगर मोदी की लोकप्रियता किसी भी तौर तरीके से अगर बढ़ती है तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी बतौर पार्टी और नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री मिलता ही है। तो ये मानकर चलिए कि सियासी फायदा तो है ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो दुखती रग आप जिसे कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जींद का इलाका माना जाता है। हालांकि जींद से शहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उसके साथ लगते उचाना विधानसभा क्षेत्र, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो ये लगातार ये कहा जा सकता है कि इतना भी कमजोर भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में नहीं है। लेकिन अतीत की अगर परिस्थितियों को देखने की कोशिश की जाए तो अतीत में ये इलाका जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद कमजोर माना जाता था। अभी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वो जीत कर आए हैं। उसके अलावा उचाना विधानसभा क्षेत्र से भी देवेंद्र अत्री भारतीय जनता पार्टी ही जीत का परचम लहरा। अतीत की जो गणित है उसे बदलने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नींव को मजबूत करने की कोशिश करती नजर आ रही है। दूसरा सवाल आपका जो लगातार आप जानने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए ये क्या सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि हाँ ये पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके लिए अपार संभावनाएं भी आगे देखी जा सकती है। हाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये सिर्फ एक रेल के इंजन के लिए ही क्यों हो। फिर सीएनजी की तरह क्या ये छोटे गाड़ियों के लिए इंजन भी डेवलप किया जा सकता है? क्या सीएनजी की तरह पाइपलाइंस के जरिए इसकी सप्लाई की जा सकती है, या फिर बतौर फ्यूल जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल को टैंकरों में डालकर ले जाया जा सकता है, तो क्या गैस के टैंकर्स को भी देश के अलग अलग पेट्रोल पंप्स, हाइड्रोजन पेट्रोल शब्द शायद गलत होगा, हाइड्रोजन पंप्स का क्या भविष्य देखा जा सकता है? क्या छोटी गाड़ियों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? मुझे लगता है कि शुरुआत, आगाज बेहतरीन हुआ है, तो इसके अंजाम को भी आप एक बेहतरीन और खूबसूरत ठीक है डॉक्टर महेश, अंजाम पर देख सकते हैं। ठीक है, लगता है कि ये पायलट प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह कामयाब आज की तारीख में नजर आ रहा है, और आगे भविष्य की संभावनाओं पर बात की जाएगी। ठीक है, वीरेंद्र सोनी जी माफी चाहता हूं, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी आपका भी, और देवेंद्र आपका भी, डॉक्टर महेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। जिंद का घेवर नहीं बल्कि तेवर बदला है। अब सवाल ये कि किस तरह से सब कुछ आने वाला समय बदलेगा, क्या ये पायलट प्रोजेक्ट है या फिर इसे देशव्यापी के तौर पर कोने कोने इस ट्रेन को चलाया जाएगा, क्योंकि अश्विनी वैष्णव का तो ये कहना है कि ये तो शुरुआत है, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि अगर 100% ट्रेनों को इलेक्ट्रिफाइड का वादा किया गया था या फिर ये कर दिया गया है तो फिर इसकी जरूरत क्या थी। यानी कि इसमें भी क्रिटिसिज्म होता हुआ दिखाई दे रहा। देखना होगा कि ये जो ट्रेन चली है इसकी यात्रा सिर्फ 100 किलोमीटर के अंतराल में है या फिर ये देश के कोने कोने तक जाएगी आने वाले समय में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंत में हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि हम सफेदी के दोस्त हैं न शाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।